हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। जैसे जैसे किसान आंदोलन के दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसानों का विरोध भी तेज होता जा रहा है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने 23 मार्च को शहीदी दिवस का ऐलान किया है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों का भी विरोध लगातार किसान कर रहे हैं। उधर किसानों के विरोध से सबसे ज्यादा परेशान केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया हैं। हालत यह है कि अब हाथ जोड़कर कह रहे हैं, मान जाओ बाबा, बहुत हो गया। बाबा माफ कर दो, माफ कर दो। किसान आंदोलन का असर किस कदर दिखाई दे रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया का यह बयान है, जो किसानों से माफ कर दो की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल किसानों के विरोध का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने किसानों को कांग्रेस राज के संघर्ष भरे दिन याद करने की नसीहत देते हुए कहा कि किसान वो दिन याद करें जब गन्ने की पेमेंट के लिए कांग्रेस ने किसानों को घोड़ों के पैरों तले कुचलवाया था। लगातार हो रहे विरोध पर कटारिया का दर्द एक बार फिर छलक गया। कटारिया ने कैमरे के सामने हाथ जोड़कर किसानों से माफी मांगते हुए कहा कि हम फसलों का दुगुना दाम देकर भी किसानों के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं। देखिए, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि किसान हमारा भगवान है, अन्नदाता है, देश का पेट भरने वाला है। जनाब 50 बार तो हाथ जोड़ लिए और आगे फिर मेरे बारे में यही बातें होती हैं। और आज अगर मौके के ऊपर ये पुल का उद्घाटन होता तो 10 लोग और भी देखते। पिछली बार भी यहाँ जब हम रेलवे का ROB का यहाँ पर शिलान्यास करने के लिए आए थे, तब भी काले झंडे लेके खड़े हो गए थे। मैं तो हाथ जोड़ के उनसे कह रहा, ओ भाइयों, ये 2 साल हुए मंत्री क्या बन लिए, हमारी तो जान लेनी कर दी। यानी हमारी जिंदगी के 45 साल तो उन्हीं के लिए गुजरे हैं। मैं किसान भाइयों से ये पूछना चाहता हूं कि भूल गए वो यमुनानगर शुगर मिल का, जब कांग्रेस पार्टी ने घोड़ों की तरनाड़ों के नीचे आपको कुचलवाया था और 1 रुपया भी आपके गन्ने का रेट उस समय नहीं बढ़ा था, और हम आपकी फसलों का दुगना मूल्य कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम फिर भी हाथ जोड़े खड़े हैं, बाबा माफ कर दो, माफ कर दो। उधर उचाना में किसानों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यालय का घेराव किया और कार्यालय में पहुंचकर डिप्टी सीएम के पर्सनल सेक्रेटरी जगदीश सिहाग को काले झंडे दिखाए। जगदीश सिहाग उचाना मंडी में कार्यकर्ताओं की मीटिंग के लिए पहुंचे थे, लेकिन किसानों ने घेराव कर बीजेपी और जेजेपी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। जो दुष्यंत चौटाला का पर्सनल सेक्रेटरी है, उसका हमने घेराव किया है और उसको अल्टीमेटम दिया था हमने कि जगदीश सिहाग यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियां ना करें। हमने प्रशासन को भी 2 बार पहले भी ज्ञापन दे चुके, लेकिन वो बार बार एक तानाशाही पर प्रवृत्ति से और यहाँ पर अस्थिरता फैलाने के लिए, आंदोलन को कमजोर करने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए यहाँ बार बार आता है। तो हम इसको, ये दुष्यंत की भी मिली भगती है। एक तरफ किसान लगातार जनप्रतिनिधियों का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तरह तरह के कार्यक्रमों के जरिए सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं। किसानों ने 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाने का ऐलान किया है, जिसको लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। ढासा बॉर्डर पर किसान 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाएंगे, जिसमें हजारों की संख्या में युवा किसान मोटरसाइकिल के काफिले के साथ शिरकत करेंगे। साथ ही इस धरने में राकेश टिकैत के भतीजे गौरव टिकैत भी शामिल होंगे। देखो, ढासा बॉर्डर पे भी शहीदी दिवस जो मनाने हम जा रहे हैं, या भारी संख्या में गुड्डा गांव से जो युवा साथी है, वे अपनी मोटरसाइकिल लेके, गाड़ी लेके शांतिपूर्वक तिरंगा लगा के झज्जर का एक राउंड लगाएंगे और वे ढासा बॉर्डर पे वे भी यहाँ पहुंचेंगे। और कल यहाँ भी हम, हमारी जो खाप पंचायतें हैं, वे सभी बुजुर्गों को साफा बांध के सम्मानित भी करेंगे, हमारी बुजुर्गों को। और यहाँ उनके बीच में 1-2 चांद और लगाने के लिए हमारे किसान नेता गौरव टिकैत भी आपके बीच में ढासा बॉर्डर पे जो पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि शहीदी दिवस के प्रोग्राम से हजारों युवा किसान आंदोलन से तो जुड़ेंगे ही,
साथ ही युवा शक्ति 3 कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन में एक नया जोश फूंकने में भी काम करेंगे। इस दौरान बुजुर्ग किसानों के सम्मान में सभी बुजुर्गों को सफा पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। शहीदी दिवस के बाद किसान 26 मार्च को भारत बंद करेंगे और 28 मार्च को कृषि कानून की प्रतियों की होलिका दहन करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके बाद भी सरकार इनकी बात सुनेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 117 दिनों बाद भी किसान वहीं खड़ा है जहां 117 दिन पहले खड़ा था। माफ कर दो प्रभु, इस कार्यक्रम पर जो चर्चा को इसको लेकर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। योगेश कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। सतीश नंबरदार, प्रदेश प्रभारी भाकियू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। वंदना पोपली, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, आपका भी स्वागत है। खालिद चहलका, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और रजवंत डाइनवाल भी हमारे साथ, प्रवक्ता इनेलो के जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल वंदना पोपली जी से। वंदना जी, हमारा जो किसान है वो भगवान है, लेकिन समाधान नहीं निकालेंगे, कब तक चलेगा? देखिए, आज मैं आपके प्रोग्राम पे जो शुरुआत में आपने वीडियो दिखाए उसको देख रही थी मैं, और जहाँ तक आप समाधान की बात करते हैं, मुझे लगता है कि आशंका का कोई यहाँ पे समाधान नहीं होता है। आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये तीनों कानून है उनको होल्ड पे रखा हुआ है और लगातार जो मैम, अब उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। होल्ड पे रखे बहुत दिन हो गया और जो बातचीत का डोर भी है वो भी टूटे हुए बहुत दिन हो गया। अब उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। 1.5 साल कानून स्थगन का। आपको क्या लगता है आगे बढ़ने की क्या आवश्यकता है? जब आप मुझे बताइए, आपने 12वें दौर की वार्ता के बाद 12वें दौर की वार्ता के बाद जो बातचीत टूटी, क्या सरकार के तरफ से कोई पहल हुआ किसानों से बातचीत करने के लिए? स्टैंड वही है, कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, स्टैंड वही है। और आज जो आप यहाँ पर ये वीडियो दिखा रहे थे तो उसका जवाब मैं ये सिर्फ देना चाहूंगी कि जो आप माफ कर दो, तो आपने यहाँ पे जो कैप्शन दिया है, तो माफ कर दो मुझे कहाँ पर दिखाई दे रहा है? उस व्यक्ति के मुंह पर दिखाई दे रहा है जो दिल्ली में 20 किलोमीटर घूमकर हरियाणा की तरफ आता है, वो कहता है माफ कर दो। ये वो व्यक्ति है जो अपने उस एरिया में अपना बिजनेस बंद करके बैठा है, वो कह रहा है माफ कर दो। और ये वो किसान है जिसके नाम पर जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं मेरे नाम पर। ये माफ कर दो दोनों के लिए ही है। ये माफ कर दो का कई मायने हैं, इसीलिए इस माफ कर दो का जो हमने जो संज्ञा दिया है ना, इसके कई मायने हैं। उस पे तो आपने देखा ही, कटारिया जी का आपने दर्द किस तरह छलका वो देखा कि नहीं? वंदना जी, आज तक आप लोग ये कहते थे कि कोई किसान हरियाणा का विरोध नहीं कर रहा है। अगर विरोध नहीं करता तो क्या आज हाथ जोड़ना पड़ता? खालिद जी, मुझे लगता है कि आप मुझे इतना समय देंगे कि मैं अपना जवाब दे सकूं। जी, जल्दी से। और उसको बीच में आप इंटरेक्ट नहीं करें। बिल्कुल, लेकिन मुद्दे पे बताना चाहूंगी कि माफ कीजिएगा, मायना आप अपने हिसाब से कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, बार बार कह रहे हैं अन्नदाता है, हमारे भगवान है। अरे ये वही किसान भी कह रहा है माफ कर दो, मेरे नाम पे राजनीति करना बंद कर दो। आम आदमी कह रहा है कि हमें मोदी सरकार पर विश्वास है, हमें माफ कर दो, बस करो, ये झूठ फैलाना बंद कर दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब सरकार ने भी किसानों को उनके हालत पे छोड़ दिया है। 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। पहल, मैम आप दिल से बताओ, कोई पहल इधर हुई है? मोदी सरकार कोई पहल हुई है इधर? अगर सरकार चाहती है समाधान हो, मतलब कानून स्थगन का एक प्रस्ताव आ गया, उसके बाद से कोई पहल ही नहीं होगी। विपक्षी पार्टी बैठी है। मुझे लगता है खालिद जी आप मेरे को कम से कम मेरी बात का जवाब देने का मौका जरूर देंगे। बिल्कुल। किसानों की हालत बहुत बढ़िया है, जिनकी खराब है विपक्षी पार्टी, वो जरूर वहाँ पर बैठे हैं, कुछ बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे सभी किसानों को समझ आ रहा है। और ये जो माफ कर दो, किसान खुद कह रहा है मेरे नाम पे राजनीति बस करो, मुझे माफ करो। ठीक है, ये किसान ठीक है। सतीश नंबरदार जी जवाब दीजिए, वंदना जी जो कह रही हैं अभी। मेरे खालिद भाई, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक अपील करना चाहूंगा कि अपनी दोस्ती निभाने के लिए ये देश का सौदा ना करे। किस तरह आज जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार स्वदेशी का नारा देती थी, आज किस तरह पूरे के पूरे देश को बेचने का काम कर रही है। और रही बात किसानों की, ये जो मैडम बोल रही है, मैम अपनी बारी में बोलिएगा। मैडम बोल रही है, एक प्लीज। लेकिन ये किसान है,
आप बोल रही थी, मैं बोल रहा था बीच में, मैडम बोल रहा था मैं बीच में, एक मिनट सतीश जी। जरूर रखे। मैं बोल रहा था बीच में आपके। आप हमेशा इसी तरह लोकतंत्र की हत्या करने का काम करती हैं। आप हमेशा इसी तरह लोकतंत्र की हत्या करने का काम करती हैं, लोगों को दबाने का काम करती हैं। किसान की बात रखने आप हमेशा इसी तरह संप्रदाय के दंगे करवा के कहीं पर जातिवाद, कहीं पे हिंदू मुसलमान का नारा देकर आज तक आपकी दुकान अच्छी चलती आ रही थी, लेकिन एक-एक करके, प्लीज। आपने किसानों से पंगा ले लिया और किसान इस सरकार की उल्टी गिनती करके ही चाहे बाढ़ सफेद हो जाओ, बॉर्डर से जब उठकर जाएंगे, जब अपने काले कानून वापस और इस सरकार को घर वापसी करवा के जब वापस जाएगा। ठीक है, हमारे साथ लगातार खालिद चालका भी बने हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। खालिद जी, सवाल यह है कि 117 दिन हो गए, आज भी किसान समाधान के इंतजार में बैठा हुआ है। आखिर वो दिन कब आएगा जब समाधान होगा और किसान अपने घर जाएंगे? कितना और इंतजार करना होगा किसानों को? हसन भाई, वंदना जी ने अपने हिसाब से मंत्री जी के भाषण का, मंत्री जी के वक्तव्य का अपने हिसाब से वो निकाल दिया, जबकि मंत्री जी ने सीधा सा कहा है कि किसानों को उन्होंने कुछ याद दिलाया। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि किसान भाइयों आप ये हमें माफ कर दीजिए। उन्होंने माफी किसानों से मांगी है, ना कि वो किसान होकर किसी से माफी मांग रहे हमसे राज्य। लेकिन उसकी सच्चाई ये है, जब उन्होंने ये कहा है कि आप याद करिए, वो किसानों को लिए कहा है उन्होंने, आप उस पर अलग। लेकिन चलो ये कोई बात नहीं, ये चीजें कब खत्म होगी? हम यहाँ बहस करते रहे और सारा देश बहस करता रहे, जब तक सरकार एक कदम आगे नहीं आएगी और सरकार अपनी हट धर्मिता नहीं छोड़ेगी, सरकार नहीं समझेगी। जिस तरह आज मंत्री जी के लफ्जों में पश्चाताप दिखा, और जब तक हम दो और हमारे दो का मामला सामने नहीं आएगा, वो कुछ नहीं कहेंगे, जब तक वो चार लोग कुछ नहीं कहेंगे देश के किसानों के लिए, मुस्कुरा रही हैं, और चार लोग नहीं सोचेंगे देश के किसानों के हित में, तब तक लगता नहीं कि उनका कुछ भला होने वाला है। हमारी पूरी की पूरी सहानुभूति इस देश के किसानों के साथ, और जो 300 परिवारों को जो नुकसान हुआ है, जिनके परिवार के लोग अपने इस आंदोलन में खो दिए हैं, उनके साथ हमारी, और मैं समझता हूँ पूरे देश की सहानुभूति है। लेकिन अफसोस होता है कि भाजपा और भाजपा से जुड़े लोग, जब तक दो लोग जबान नहीं खोलेंगे और उनसे जुड़े हुए दो लोग जबान नहीं खोलेंगे, तब तक उनको लगता नहीं कि वो किसानों के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। मैं तो आज मंत्री जी ने जो कहा, पश्चाताप उनके लफ्जों में दिखा, मैं तो उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने भाजपा के एक चक्रव्यूह से आगे एक कदम आगे अपने किसानों के लिए एक शब्द कहा है। डहनवाल जी भी हमारे साथ, राजवान डहनवाल जो है प्रवक्ता इनेलो के भी हमारे साथ बने हुए हैं। डहनवाल जी, काफी दिनों से आप भी डिबेट में आते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां एक तरह से आप देखें जो बन रही हैं, करीब मुझे लगता है कि 117 दिन हो गया, उसके बावजूद भी अगर देखिए तो जो 12वें दौर की बातचीत खत्म हुई थी, उसके बाद से ऐसा नहीं लग रहा, कोई इस तरह के संकेत नहीं आ रहे हैं जिससे सरकार ये चाहे कि किसानों से बातचीत करके उसकी समस्या का समाधान किया जाए। सिर्फ 1.5 साल कानून स्थगन का प्रस्ताव का एक पासा फेंक दिया गया है किसानों के पल्ले, और उसके बाद से उस पर एक तरह से चुप्पी साध ली है सरकार ने। देखिए खालिद जी, पहले तो मैं कटारिया जी की बात पे ही बता देता हूं, अपना वक्तव्य रख देता हूं कि कटारिया जी ने समय रहते अपने माफी मांग ली। अकेले कटारिया जी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से विधायक, बहुत से नेता, जेजेपी के भी, वो भी अंदर घुट रहे हैं। उनको पता है आज नहीं तो कल हो सकता है कि उनको इससे बहुत जल्दी इस सरकार को भी छोड़ना पड़े। तो मतलब वो अपने दिल की भड़ास है, जो अपनी जो भाव जो निकाल नहीं पा रहे थे, रतनलाल कटारिया जी ने वो पहल कर दी। दूसरी बात, जो 117 दिन से जो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, 12 दौर की बैठकें हुई थी, उसके बाद सरकार एक फोन कॉल की दूरी पर बता रही थी, वो आज तक इनका एक फोन कॉल नहीं गया। मतलब सरकार ये चाहती है कि कैसे वे करें, हम इन किसानों को उनके हाल पर छोड़ दें, वो जहां बैठे हैं उनको बैठे रहे, शायद थक हार के चले जाएंगे। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि ये किसान देश का अन्नदाता है, ये धरती का सीना चीर कर देश का पेट भरने का काम कर रहा है। अगर जब उसके अधिकारों का हनन होता है तो वो अपने लिए बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। दूसरी बात, एक चीज और भी आती है कि ये विरोध आज जब किसानों की जो अपनी पॉलिसी है, इन्होंने अपना बदलाव किया है, जहां जा रहे हैं सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो इनको पता लग गया कि हमारा जहां पे भी जाएंगे हमारा विरोध हो रहा है, तो हमें समय रहते माफी मांग ली। इनका कोई भी गलती नहीं, अकेले रतनलाल कटारिया जी ने, ऐसे बहुत से और छिपे हुए हैं। दूसरी बात एक और भी आती है, ये भविष्य को भी देख रहे हैं कि उनको पता है कि इससे भी बुरा हाल होने वाला है। किसान अपनी मांग जो है उनका उससे पीछे नहीं हटने वाले। और अभी बहन वंदना पोपली जी एक चीज कह रही थी
कि हमारा स्टैंड क्लियर है। इनका स्टैंड क्लियर नहीं है। स्टैंड ये कब क्लियर हुआ, एक बार ये जरूर बताएं कि हमने कानून को वापसी लेने की बात नहीं कही। ये शुरू में तो कह रहे थे कि किसान आए हम उनकी बात मानेंगे, लेकिन अब ये जब उनको देख रहे हैं ना कि माहौल बिगड़ता जा रहा है, तब अपनी बात पे ये कह रहे हैं कि हम किसानों की नहीं सुनने वाले, इनको राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगा कि ये सरकार जो बातचीत की नीति ये चाह रहे थे कि जो इनका असल में मुद्दा था कि किसी न किसी तरह जाति के धर्म में इनको फाड़ दे, उसमें सफल नहीं हुए। अब ये कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं किसान भी अपने आप को एक तरह से सुरक्षित कर रखा है, वो भी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि कहीं सरकार के झांसे में ना फंसे। योगेश कौशिक राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, ये समझना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं लगातार जो है किसान तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं नेताओं का, जो खास करके बीजेपी जेजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनका विरोध हो रहा है। कई ऐसे तस्वीरें आ रही हैं। आखिर इतना सब होने के बाद भी सरकार इस बात को अनसुना क्यों कर रही है? देखिए, ये सरकार जो है ना, ये चुनाव के दम पे बात करती है। वो जैसे मैडम ने कहा, मैं इनसे सहमत हूँ, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीती है, और चुनाव जीने के समय अगर उनको लगता है कि हम हार जाएंगे, बन्ना जी आपके पास तो ही आएंगे, अगर वो उन्हें लगता है, साथ ले लेंगे आपसे, उन्हें लगता है कि हम हार जाएंगे, हमें राजनीतिक लाभ नहीं होगा, तो फिर वो स्टैंड बदलते हैं। और अगर उनको लगता है, और मैडम तमीज सीखिए प्लीज, तमीज सीखिए पहले, अब सबके बीच में बोलते हैं। मैंने अभी शुरू की नहीं है बात, आपको तमीज है नहीं है बैठने की? बन्ना जी प्लीज, आप बदतमीजी करते हैं चैनल पर बैठ के, आपको यही सिखाया गया है? आप हर एक किसी की बीच में बोलेंगे क्या? मैं आपके बीच में बोला हूँ, आधा घंटे से आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप सैबोटाइज करना चाहते हैं, आप सैबोटाइज करना चाहते हैं डिबेट को, ऐसा समझ। अकल सीख के आइए, बैठने से पहले सीखो, सुनना भी होता है किसी को अगर कोई सामने बैठा है तो, ऐसा समझ। सीख के आओ, एक एक करके सीख के आओ, बन्ना जी प्लीज, आरएसएस के उसमें जाके वहां से सीख के आओ कुछ, और क्या बोलना है क्या सुनना है ये भी होता है। डिबेट को आप डाइवर्ट करना चाहते हैं, आप डिबेट का नैरेटिव बदलना चाहते हैं, लेकिन मैं जो सोचता हूं वो बोलूंगा। कौशिक जी, बन्ना जी प्लीज, सारे सवालों का जवाब आप ही से लिया जाएगा। पहले कौशिक जी को तो पूरा कर लेने दीजिए, कौशिक जी को पूरा करने दीजिए। बंदना जी अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद आपसे जवाब लेंगे। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, इन्होंने अभी झूठ बोला कि बन्ना जी ने चुनावों के लिए कहा, मैंने क्या कहा? आपने तो 10 आपका जब मौका लिया, मैंने बीजेपी का नाम लिया, आप बीजेपी नहीं है। जब आपकी बात आई तो जवाब देना, आप बीजेपी में ठीक है, कोई एक एक करके बीजेपी का आपको मालूम ही नहीं सतीश जी, है। प्लीज। अब बीजेपी भी खत्म हो गई है, प्लीज, दर्शकों की भी शिकायत आती है कि इस तरह से शोर मचाने से कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, मुद्दे से भटक जाते हैं। बंदना जी प्लीज बात कंप्लीट करने दीजिए, बोलिए। मैं कहना चाह रहा था कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतती है, चुनाव में जीना चाहती है, चुनाव में ही मरना चाहती है। अब मैं एक्चुअल फैक्ट्स बताता हूं। जब उन्हें लगता है कि राजनीतिक हमें लाभ है इसमें, तो वो आगे बढ़ते हैं। जब लगता है कि राजनीतिक नुकसान है, तब वो उसमें बैक आते हैं। अभी मैं दोनों तीनों चीजें सारी की सारी स्पष्ट करूंगा एक एक करके। नंबर 1, जैसा कि कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पे रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से होल्ड किसने मांगा? हु वाज द सफरर? किसान सफरर था क्या? किसान ने जाके कहा कि हमें होल्ड पे चाहिए 1.5 साल के लिए? नहीं, ये सरकार की मंशा थी और सरकार ने चाहा कि होल्ड पे रखे जाएं तो वो रखे गए। नंबर 1 पार्ट। नंबर 2, सरकार बैकफुट पे थी, 100% थी और आज भी है। मैं दावा करता हूं अगर ये कानून ठीक थे तो क्यों सरकार ने कहा कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं? संशोधन का मतलब क्या होता है कि इसमें से हम कुछ चीजें निकाल देते हैं, अब वो कुछ निकालने के बाद दोबारा बनेगा ना, जो भी लाया जाएगा वो दोबारा से ड्राफ्ट होगा ना। हाँ। जब दोबारा से ड्राफ्ट होगा तो क्या सरकार को इतनी अकल नहीं है? उनके पास आईएएस इतने बड़े बड़े दफ्तर में अफसर बैठे हुए हैं कि वो ये स्वीकार कर लें कि हाँ जी ये हम वापस लेके नया ड्राफ्ट लेके आते हैं। और उस नए ड्राफ्ट को लाने में, वापस कहने में इन्हें शर्म क्यों आ रही है? क्योंकि ये लोग अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि इन्होंने पहले नैरेटिव सेट किया कि ये उग्रवादी हैं, खालिस्तानी हैं, फिर नक्सलाइट हैं। अब नक्सलाइट बनाए इन लोगों ने,
उसके बाद फिर उन्होंने छोटा किसान और बड़ा किसान करने की कोशिश की, उसके बाद जाट और गुर्जर करने की कोशिश की। तो अलग अलग इनके सारे पैंतरे जो होते हैं, दांव जो चले ये कॉलेज में होती थी, ये कॉलेज लेवल की राजनीति है। ये एक चीज बार बार नहीं चलती। सुनो, एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं कि जब भी कभी कोई जादूगर अपना खेल दिखाता है ना, तो उसको हर बार खेल बदलना पड़ता है। लेकिन ये 5-6 साल से 7 साल से एक ही जुमला, एक ही बातें, एक ही तरीका, वो जगलर जो है इनका, वो एक ही खेल दिखाता आ रहा है। अब उस खेल को पूरा हिंदुस्तान समझ चुका है, और उस खेल को समझने के बाद वो क्लियर है एकदम कि ये किसानों को कुछ भी देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये दूसरों के हाथों में खेल रहे हैं। ठीक है, वंदना जी जल्दी से जवाब दीजिए। खालिद जी, मेरे क्योंकि मैं हर एक का जवाब दूंगी तो हो सकता है किसी को तकलीफ भी हो, तो कृपया करके बीच में नहीं बोले। जल्दी से निपटाएगा, क्योंकि मुझे ब्रेक पे भी जाना है। इन्होंने मेरा नाम लेके गलत कहा तो उसका मैंने विरोध किया था। मैंने किसी की बात को कहने के लिए मना नहीं किया था। सबसे पहले मैं एक एक करके हर एक की बात का जवाब दूंगी। सबसे पहले मैं बात करूँ खालिद जी की, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि पश्चाताप कर रहे हैं, याद दिलवा दूं, तो शायद इन्होंने मंत्री जी को ध्यान से नहीं सुना। मंत्री जी ने बहुत क्लियरली कहा कि याद करिए कि कांग्रेस के समय में क्या होता था। क्या याद है कि कैसे पर्ची खर्ची चला करती थी, कैसे किसान जो है मंडी के बाहर फसल के ऊपर ही सोया करता था, इंतजार करता था कि कब मेरी बारी आएगी। गन्ने के समय में क्या हुआ था। और आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आज हरियाणा के अंदर जो 4650 सरसों का भाव है, सरसों का भाव 54-56 और यहाँ तक 65 तो भी बिक रही है। आपके पंजाब और राजस्थान में पास में 1200 में बाजरा पिट रहा था और यहाँ पर 2150 में मिल रहा था। तो पश्चाताप आपको करना चाहिए। पश्चाताप मंत्री जी नहीं कर रहे। मंत्री जी तो कह रहे हैं कि अब तो इतना ज्यादा हताशा हो चुकी है सब लोगों में, सब लोग इतने परेशान हो चुके हैं इस राजनीति से, उससे माफ कर दीजिए। दूसरी बात रजवंत देहीवाल जी, एक बात और रह गई खालिद जी की। हम दो हमारे दो की बात करें तो हम दो तो हमारे दो आपके होते थे, या तो हरियाणा में हुड्डा जी और रॉबर्ट वाड्रा जी की जुगलबंदी, या वहाँ बेटा की जुगलबंदी। आजकल तो भाई बहन की जुगलबंदी में बदल गया। तो हम दो हमारे दो आपको ही याद आते हैं। दूसरी बात रजवान देहीवाल जी की मैं कहना चाहूंगी, उन्होंने तो सेंटेंस यूज किए। उन्होंने कहा माफी मांग ली, घुट रहे थे, भड़ास, ऐसा लगा अपनी पार्टी के अंदर की ही बात कर रहे हैं। उनके जो भतीजे हैं वो खुलकर बार बार इस बारे में बोलते रहे हैं चौटाला जी के, तो मुझे लगता है वो अपनी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कह रहे अधिकारों का हनन हो गया। बड़ा अच्छा भाषण दिया देहीवाल जी कि कौन से अधिकारों का हनन हो गया वो मुझे जरूर बताइएगा, कि इन कानूनों में क्या गलत है वो जरूर बताइएगा। हम लगातार पहले दिन से पूछ रहे हैं, उसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। अब लास्ट में बचे योगेश कौशिक जी, जो एक महिला से पूछते थे कि आपको बोलने की तमीज नहीं है, जबकि मैंने सिर्फ ये कहा, कह रहे हैं मैंने वो नहीं कहा है, उसको ठीक करिए। तो ठीक है, आपको लगता होगा कि आप इस तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन आपने भी बहुत लंबी चौड़ी बातें कही, उनका जवाब नहीं दूंगी। मैं सिर्फ इतनी सी बात का आपसे प्रश्न पूछूंगी। आप कहते हैं ना कि संशोधन के लिए तैयार हो गए थे। बिल्कुल संशोधन, हमारे किसान मजदूर की सरकार है। किसानों को अगर एक समय में हमें लगा कि जरूरत है कि वो सहारे कानूनों में संशोधन हो, तो हमने कहा करो। लेकिन एक बात बताइए, हम संविधान में भी संशोधन करते हैं ना, तो क्या संविधान गलत हो गया क्या? ये बताइए, संविधान में संशोधन नहीं होता। घुटने टिकवाएगा सरकार के, आज बता रहा हूँ मैं, ये किसान है, अलग अलग चीज, ये किसान है, घुटने टिकवाएगा। आई समझ में, देख लेना। ठीक है, हो गई तो हो गई। ठीक है, ठीक है। हमें यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा वंदना जी। उसके बाद आपने जो बातें कांग्रेस को लेकर कही है उसका जवाब हम खालिद जी से लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम डायरेक्ट खालिद चहलका जी के पास जाना चाहेंगे। खालिद चहलका जी, जिस तरह से वंदना जी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के सरकार में पर्ची खर्ची चलता था, उसका क्या जवाब देना चाहेंगे आप जल्दी से? हसन भाई, आपको एक बात क्लियर बताऊं, वंदना जी का जवाब एज भाजपा के प्रवक्ता है, उनके लिए रटा रटा तोते जो शब्द है, अच्छा है, कोई बात नहीं, हम उनसे उनकी बातों को कोई वो नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि किसान आंदोलन पे भाजपा पूरे देश में 2 धड़ों में बढ़ गई है। एक भाजपा का सांसद अभी 10 दिन पहले साक्षी महाराज क्या कहते हैं, आतंकवादी, गुरुवादी, जो कह सकते हैं उन्होंने कहा। जेपी दलाल जी ने क्या कहा वो कह सकते हैं जो उन्होंने कहा। उसके अलावा भी 4 दिन पहले चंडीगढ़ से हरियाणा के 5 सांसदों का रिपोर्ट छपा कि सरकार को लेकर उनका विरोध है और वो सरकार का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि अब ये चीज कहां से आई है, जब आप ये कहने, प्रवक्ता ये कहने लगे हैं कि ये कानून वापस नहीं हुए,
क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, मुख्यमंत्री जी को किसी ने बोल दिया आपको ये बोलना है, तो प्रवक्ताओं ने वही तोते वाली रट लगा दी है कि कानून वापस नहीं होंगे। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, इसको लिख के रख लेना चाहिए सबको। ये एक ऑन एयर डिबेट है, इसमें आप जो कहना चाहे कह सकते हैं, लेकिन आप इसको लिख के रख लेनी चाहिए। ये कानूनों के लिए जो आंदोलन इस देश के अंदर हो रहा है, किसानों का जो आंदोलन है, ये इस आने वाले समय में भाजपा का भविष्य लिखने जा रहे हैं। ये ठीक है, और राजनीतिक दल रहेंगे नहीं रहेंगे आप भविष्यवाणी करते रहिए, लेकिन आपको बता देता हूं मैं वंदना जी, ये जो आंदोलन है ये भाजपा का भविष्य लिखने जा रहा है। ठीक है। और एक दिन ऐसा आएगा, अब मुझे एक बात बताइए, जो सरकारी योजना है उनके लिए आपके मुख्यमंत्री जी कमरे से उनका इनोग्रेशन कर रहे हैं, भाजपा के आपके सहयोगी दल के कल डिप्टी सीएम फरीदाबाद आए, उनको ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है कि एमएसपी रहेगा, मंडी खत्म नहीं होगी? इन सफाइयों की वजह क्या है, आप ये जरूर बताना। इन सफाइयों की वजह क्या है? सतीश नंबरदार जी गुमराह समझते हैं। वंदना जी ने साफ कहा, ठीक है खालिद जी, चीजें जो खालिद जी ठीक है। सतीश जी, वंदना जी ने साफ कहा कि कानून वापस नहीं होगा, कब तक इंतजार करेंगे आप लोगों? इन्होंने तो कभी ये जो किसान बैठे आंदोलनजीवी, उग्रवादी, आतंकवादी, किस किस शब्द से नहीं नवाजा होगा किसानों को, लेकिन आज ये किसान बॉर्डर पर छुप कर बैठे हुए वहां पे, जैसे बंगाल में माननीय अमित शाह जी बोल के आए हैं हर साल 70 लाख नौकरी देंगे, तो हरियाणा का हर युवा छुप गया कभी भाई हमारे को भी नौकरी ना लगा दे। किस तरह की ये बरगलाने वाली इनकी दुकान जितनी चल रही थी चल चुकी, इन्होंने अपनी दुकान बंद करने का काम किया है। अगर जो किसाना का ये बिल नहीं लेकर आते तो इनकी ये दुकानदारी चले जाती, सांप्रदायिका का खेल चले जाता, और इनको माननीय प्रधानमंत्री अपनी दोस्ती निभाए जाते। किस तरह अपनी दोस्ती निभाने के लिए आज इन्होंने पूरे देश का सौदा करने का काम किया जा रहा है, और आज किस तरह देश में हिटलरशाही का उदय हो रहा है। लेकिन किसान कभी भी किसी बात से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसान का एक मूल मंत्र है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है मिलकर भाई भाई। लेकिन ये केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार के इस ताने बाने को तोड़ के और इसको यहाँ से हटाने का काम करेगा। ठीक है डहीनवाल जी, कब तक इंतजार करेंगे किसान? क्या लगता है कि सरकार बात आप लोगों की क्यों नहीं, विपक्ष की भी बात नहीं मान रही है? एक तरह से लगातार आप लोग भी किसानों के समर्थन में बात करते रहे हैं, बावजूद उसके कोई सुनवाई नहीं हो रही। खालिद जी, क्यों इस सरकार को गूंगी बहरी सरकार कह रहे हैं? लोकतंत्र के जो हत्या है ये बार बार क्यों कर रहे हैं? इसका इसीलिए तो कह रहे हैं कि जब कोई भी आदमी विरोध करना तो उसका अधिकार है, शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। जब उनकी बातें सुनी नहीं जा रही, तो इसका मतलब क्या है? जब लाखों की संख्या में लोग अगर कहीं एकत्रित होकर अपनी बात कहना चाह रहे हैं, और सरकार के मंत्री हो गए, नेता हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, कोई भी आदमी अगर उनकी बात नहीं सुनना चाह रहा, तो फिर और बताओ और सरकार को क्या कहा जाएगा? गूंगी बहरी सरकार का मतलब क्या है? यही है। अभी एक बार बीजेपी की प्रवक्ता एक चीज कह रही थी कि अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं है भड़ास निकालने के लिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी किसानों के बारे में कह रहे थे, कटारिया जी अकेले नहीं है, वो देवेंद्र बबली भी कह रहे थे, वो विधायक आपकी सरकार में, वो आपकी सरकार के नुमाइंदे होंगे, वो भी ये कह रहे हैं कि हमें के हेलमेट पहन के जाने पड़ेंगे। सांगवान जी भी है, जोगीराम सियाग भी है, किस किस का नाम बताऊं आपको? टोहाना में तो आज देवेंद्र सिंह बबली को किसानों के विरोध बात आप ये देखो कि आपके कोई भी विधायक जा रहे हैं, कोई भी नेता अगर जनता के बीच में नहीं जा रहे, उसके बावजूद भी उनका विरोध किया जा रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनको घर से बाहर निकलने में, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे किसानों का कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक चीज और भी बता रहा हूँ, हमारी बहन वंदना पोपली जी एक बड़ी अच्छी बात कहती है, भाषा के मेरे को समय चाहिए। आपको बोलने का तो कहीं मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि आप बाहर तो जा नहीं सकते, आपको टीवी चैनल पे आपको कोई विरोध तो करने आ नहीं रहा है, यहाँ पे आप कुछ भी बोल दो। अगर आपको असल में किसानों के बारे में या कोई समस्या को अगर आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके नजदीक एक बार खेड़ा बॉर्डर पड़ता है, एक बार वहां पे जाके आप समझा के आइए, आप बड़ा अच्छा समझाते हैं। और यही आपकी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो आप बार बार कहता है कि किसानों के अधिकार बिल्कुल ठीक ठाक हो रहा है, उनका कहीं हनन नहीं हो रहा, तो एक बार आप उनको कहें, क्यों आप लुके छिपे बैठे हो? क्यों आप अंदर बंद कमरे में से रिबन काट रहे हो? क्यों आप सोशल मीडिया के जरिए आप वहां पे उद्घाटन कर रहे हो? मतलब आप एक बार देखिए तो सही, आप जनता के बीच में जाके उद्घाटन करें ना, शिलान्यास करें। वंदना जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक एक बात का जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा का भविष्य है, भाजपा का भविष्य लिखा जा रहा है। आपको बताना चाहूंगी कि देश का भविष्य, किसानों का भविष्य लिखा जा रहा है।
वहीं पर तो आपको इतराज हो रहे हैं कि आज तक आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, तो बड़े इतराज हो गए आपको कि भाजपा ऐसा क्यों कर रही है किसानों के लिए कि हमारा नाम कहाँ रह जाएगा। तो ये आपको लगता होगा, इसलिए आप इस चीज को कह रहे हैं। दूसरी बात, सतीश नंबरदार जी, आप बड़े भाई हैं, किसान हैं, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि दुकानदारी जितनी चलनी चल चुकी। बिल्कुल सही बात कहती हूँ मैं कि 2014 से पहले जो कांग्रेस सरकार थी उनकी दुकानदारी थी, वो जितनी चलनी थी चल चुकी थी। हम आए हैं जनता के विकास के लिए, हम जनता के काम के लिए आए हैं, हमें अपने परिवारों में किसी को कुछ नहीं देना है। सिर्फ जो मोदी जी हैं वो देश के लिए सोचते हैं। तो दुकानदारी पहले चला करती थी, अब कोई दुकानदारी नहीं है, अब सिर्फ किसान, मजदूर, गरीब, कमीरे वर्ग की सरकार है। जहाँ तक डहीवाल जी हैं, वो यहाँ पर बात कर रहे थे, उन्होंने इससे पहले मैं बात करूं, और भी लोगों ने इस बारे में बात किया है, लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे बयानों की बात की, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी बयान की बात की, उग्रवादियों की बात कर रहे थे। एक बयान पढ़ रही हूँ मैं, उसको बताइएगा वो किसका बयान था, बताएंगे तो मैं बताऊंगी। हिंसा के बाद अपनी साख खो चुका ये आंदोलन, हिंसा के बाद आंदोलन भटका, इसके पीछे पाकिस्तान की साजिश, आंदोलन में कुछ स्लीपर सेल घुस चुके। ये है कैप्टन अमरिंदर का बयान। कौन है कैप्टन अमरिंदर? पंजाब के सीएम हैं। कौन सी पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से है। एक सेकंड सुन लीजिए, ये कौन बोल रहा है? आप बोल रहे थे ना कि उग्रवादी कह दिया, तो यहाँ पर कौन कह रहा है उसका भी जवाब दीजिएगा मुझे। और एक चीज और बताइए, जाति धर्म के नाम पे बांटने की बात कर रहे थे, राज्यपाल जी ने क्या कहा था कि हरियाणा खालिद जी, जो कैप्टन अमरिंदर को कोट करके वंदना जी ने जो सवाल कांग्रेस से किए हैं, जवाब दीजिए। ठीक है वंदना जी, वंदना जी रुक जाइए, वंदना जी ठीक है, वंदना जी बोलने दीजिए अब खालिद जी को जो आपने आरोप लगाया। बोलिए। वंदना जी, आपका होमवर्क सुन लिया। ये मुझे बताइए कि 4 दिन 5 दिन पहले जो साक्षी महाराज ने कहा वो किस दल के हैं? जेपी दलाल जी ने जो मीडिया के सामने कहा वो किस दल के हैं? और आज कटारिया साहब ने जो माफी मांगी किसानों से वो किस दल के हैं? अजीब तरह की परिस्थिति है। मैंने आपसे शुरू से कहा ना कि भाजपा 2 धड़ों में बढ़ चुकी, आज 2 धड़ों में भाजपा बढ़ चुकी है, लेकिन ये आप तक जब तक ये तोता वाली जो पढ़ाई है तब तक बंद नहीं होगी, जब तक आपके बिग बॉस और छोटे बॉस उसमें कुछ तब्दील नहीं लाएंगे। नहीं तो क्या आप बीच में बोलिए। आपका भाषण सुना ना, आपका भाषण सुना तो था, आपका भाषण सुना तो था, आपका भाषण सुना था ना, आपका भाषण सुना तो था, आपका भाषण सुना था ना। आप रुक जाइए, आपका भाषण सुना था, रुक जाइए। आपका भाषण सुन लिया, आप रुक जाइए। जब आप बोल रही थी आपके बीच में कोई नहीं बोला। अब यही तो आप चाहते हैं, ये आप देखो हो क्या रहा है। आप लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह से एक दूसरे की बात को सुने नहीं, फर्रे मिलते हैं बोलने के लिए। आप इससे बाहर जाके मत बोलिए। वंदना जी बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। देखो वंदना जी बात सुनो, वंदना जी बात सुनो। वंदना जी समस्या क्या है? आप ये चाहते हैं कि जो 1 घंटे की डिबेट बात तो सुन लीजिए। अगर आपको इसको तकलीफ है तो आप भी उनको तोते की तरह बोल दीजिए, क्या हुआ है। बात तो सुन लीजिए पहले। किसी की बात किसी को नहीं सुननी चाहिए, उसके अलग कोई मुद्दे में बात नहीं होगी, कोई सवाल जवाब नहीं होगा, और यही चाहती है ना। ऐसे कैसे होगा डिबेट? नहीं। अरे ये आप दोनों कांग्रेस और बीजेपी किसानों के मुद्दे पे आने की बजाय अपने में लड़ जाइए, इससे कैसे होगा डिबेट? ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट। खालिद जी और वंदना जी दोनों लोग एक मिनट रुकिए। योगेश कौशिक जी, आखिर सरकार क्यों नहीं पड़ रही? क्या ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, वंदना जी प्लीज, 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या उसके रिजल्ट का इंतजार कर रही है सरकार? जी तो राय है ही नहीं मैम। तो ये तो गारंटी है मेरी, ये तो मैं पहले कह चुका हूं। सुन लीजिए, ये मैंने पहले भी कहा था, अगर हरियाणा की सरकार गिर जाती तो अगले दिन से मीटिंग शुरू हो जाती। अब ये 5 राज्य के चुनाव हैं, इन 5 में वैसे बीजेपी का बहुत कुछ है नहीं स्टेक पे, लेकिन फिर भी अगर वहां के चुनावों में बुरी तरीके से बीजेपी अगर हारती है तो बीजेपी सोचेगी, और देख लेना आप मीटिंग शुरू हो जाएंगी। अब मैं बताता हूं, जो ये बात करते हैं कि इनमें बातों में सच्चाई है, इसलिए वंदना जी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, अभी मैं कुछ और बता रहा हूँ। उनका स्टेक पे ही नहीं कुछ, उनकी दुकान में ही कुछ नहीं है। वहाँ पे एक स्टेट है, वहाँ पे वो वहाँ पे भी सारे लोग तोड़ के वो लड़ रहे हैं वहाँ पे चुनाव। आ रहे वंदना जी आपके पास। इनका अपना स्टाइल है ना, इनके पास तो कोई है नहीं। अब वो खरीद लेते हैं, दूसरों के एमएलए खरीद लो, तृणमूल के खरीद लो, कांग्रेस के खरीद लो, कम्युनिस्टों को खरीद लो। आइडियोलॉजी से तो कोई लेना देना है नहीं ना इनका। आपकी वॉशिंग मशीन जो है आजकल पश्चिमी बंगाल में गई हुई है क्या?
आपकी जो दाग मिटाने वाली मशीन आजकल पश्चिम बंगाल में लगा रखी है आपने। सोल्यूशन इनमें से जितने प्रवक्ता बैठे हैं, एक एक करके प्लीज ये दर्शकों की शिकायत रहती है कि आवाज समझ में नहीं आती, क्या डिबेट करते हैं। जितने पॉलिटिकल प्रवक्ता बैठे हैं, मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, जितने पॉलिटिकल प्रवक्ता बैठे हैं, मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, इनमें से कोई सा भी मेरे इस प्रपोजल को मना नहीं करेगा। और वो प्रपोजल ये है कि एमएसपी स्वामीनाथन इंटू 1.5 ये अगर देते हैं तो ये सब के सब लोग हाँ करेंगे यहाँ पे। लेकिन सरकार की मंशा पे वही सवाल खड़ा होता है कि इन्होंने 3 कानून बनाए तो चौथा ये क्यों नहीं बनाया कि एमएसपी ये रहेगी। उसका रीजन बताता हूं मैं कि सरकार किसी कीमत पे नहीं चाहती कि एमएसपी पे चीजें बिके, अनाज बिके, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पे जो प्लेयर्स आने वाले हैं वो इनके जो भी हैं, उसमें वॉलमार्ट भी है, वो अभी इनकी टीम में आ चुके हैं। वॉलमार्ट है, अदानी है, अंबानी है, ये सारे के सारे होने हैं। तो वो अगर उन्हीं को नुकसान पहुंचा दिया तो देश कैसे चलाएंगे ये लोग? क्योंकि इनको तो एमएलए खरीदने के लिए, एमपी खरीदने के लिए, हाँ वो ये तो देश अपनी पार्टी को ही देश कहते हैं ना ये लोग तो। ठीक है, अब मैं एक और ईमानदारी की बात कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल, एक और ईमानदारी की बात कर देता हूँ। मैं सहमत हूँ कि आज के दिन सरसों ज्यादा रेट में बिक रही है और कई चीजें हैं और कई क्रॉप्स हैं जो ज्यादा रेट में बिक रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या कोई ये नहीं मानता कि तेल का रेट 100 रुपए हो गया है, पानी किस भाव मिल रहा है, बिजली किस भाव मिल रही है, बीज किस भाव मिल रहा है, और उसके अलावा जो उसमें खाद डलती है वो किस भाव मिल रहा है, और पानी निकालने के लिए जो पंप लगते हैं वो किस भाव मिल रहे हैं, इसका कोई जिक्र नहीं करेगा। बोलिए, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे ज्यादा रेट में बिक रही है। दीजिए जवाब दीजिए। ने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार नहीं चाहती कि एमएसपी पर फसल बिके। हम बिल्कुल चाहते हैं कि एमएसपी से ज्यादा रेट पे बिके। हम उसी डायरेक्शन में हैं। आपने यहाँ पर एमएसपी की बात करी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करी, और आपने यहाँ पर ये भी बात की कि चौथा कानून क्यों नहीं बनाया। मुझे एक बात बताइए, 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी कि आपने उनको ये अंग्रेजों का भी जिक्र कर लो, फिर 1947 से पहले चले जाओ, देश यहाँ पे है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, चंपारण में भी किसानों ने आंदोलन किया था, अंग्रेजों को भगा दिया था। अब किस वहम में जी रहे हैं? आपको तो इसीलिए मौका दिया कांग्रेस के पास पहुंच जाओ, राय जवाब कर रहे हो, सवाल करेंगे जाके हम राहुल गांधी से। ठीक है, 2012 में भी आप लोग एमएसपी की वो तो कर रहे थे। आप लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हो, आप रूलिंग पार्टी में हो, समझो जरा, दिमाग लगाओ। प्रधानमंत्री भी ऐसे खड़े होकर बोलते हैं जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन बोलते हैं, आप भी ऐसे बोल रहे हो जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन हो, आप सरकार में हो। सुन लिया आपने, सुन लिया। अब मैं बोलूं? नहीं, आप नहीं सुनते किसी की, इसीलिए मुझे भी समझ में आ गया कि आपको कैसे सुनानी है मुझे। मैं पूरी बात कर लूं जल्दी से। आपने एमएसपी की बात की, ठीक है, मैंने आपसे बड़ा वाजिब प्रश्न किया। आप कह रहे हैं 47 में चले जाइए, लेकिन एक मेरा ये वाजिब प्रश्न तो है कि एमएसपी पे आपने कब क्यों नहीं बात करी? और जहां तक आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, क्या सरकार सारी फसलें एमएसपी पे खरीद सकती है? और खरीद भी लेगी तो क्या करेगी? पहले आप गेहूं पर आएंगे, फिर जो हम फसलें खरीद रहे उसके बाद आप तिलहन पे आएंगे, दलहन पे आएंगे, फिर आप डेयरी प्रोडक्ट्स पे आएंगे, फिर सब्जियों पर आएंगे, फिर फलों पर आएंगे। क्या सरकार सब कुछ एमएसपी पे खरीद सकती है? अभी खरीद रही है क्या? अभी भी तो 6% ही खरीद रही है। तो 6% भी नहीं खरीद सकती तो किसानों को बर्बाद करने का ठेका लोगे फिर? सब्जियां खरीद सकती है क्या? मैं कह रहा हूँ फिर किसानों को बर्बाद करने का ठेका लोगे क्या? अरे किसान तो आबाद हो गए, जो बर्बाद हो गए वही अपने पास। वंदना जी, एक बात आपके सामने बैठे, आपने किसान कानूनों के समर्थन में, आपने किसान कानूनों के समर्थन में कई बार रैलियां निकलवाई थी। आपके 10-20-50 आदमी इकट्ठे होते थे, आपने वो रैलियां लगातार क्यों नहीं निकलवाई? ताकि आपको भी पता लग रहा था कि लोग इकट्ठे नहीं हो रहे थे आपके। ठीक है, बोलिए खालिद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, उसके बाद सतीश जी के पास आएंगे। वंदना जी, आपने, मैं थोड़ा भाजपा के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि आपने 1947 तक का रिकॉर्ड आपको याद है, बहुत अच्छा है, आपको मेरी शुभकामनाएं। लेकिन आप सुनिए, अब बहुत ध्यान से सुनिए, आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। मई 2014 में आपकी सरकार ने, भारत सरकार ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी, उसमें कहा कि कोई भी राज्य एमएसपी पर अगर 1 रुपया भी बोनस देगा तो उसकी एमएसपी पे खरीद बंद कर दी जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिए और इसका जवाब देना। उसके बाद दिसंबर 2014 में जो अधिग्रहण बिल, जमीन अधिग्रहण बिल था, भाजपा ने आते ही 2014 में उसके साथ छेड़छाड़ की, किसानों ने आंदोलन किया, विपक्षी दलों ने उसका पूरा आंदोलन किया और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। ठीक। उसके अलावा मई 2015 में, एक मिनट हसन भाई, मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने, भारत सरकार ने हल्फनामा दिया कि हम
किसानों की जो फसल है 50% का मुनाफा नहीं दे सकते। ये भारत सरकार का दिया हल्फनामा था, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दिया था। ये आपके किसान हित होने की वो है। ठीक है, वंदना जी जवाब दीजिए। आप 1947 की बात करती है, ये क्या वंदना बात जी हुई जल्दी से कि आप खालिद जी के सवालों का जवाब दीजिए, किसान फिर सतीश आंदोलन जी के आज पास हो रहा है, जाएंगे। किसान आंदोलन आज हो रहा है, सरकार को जवाब आज देना है। 1547 में बताइए, पूछो स्वामी नाथन के लिए इन्होंने हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दे रखा है या नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एमएसपी नहीं देना चाहते, नहीं देंगे। ठीक है, जो हल्फनामा वंदना जी। सुप्रीम कोर्ट में दे चुके हैं वो कैसे कह देंगे कि हम एमएसपी देंगे? जवाब सुनना चाह रहे हो आप? हाँ, जवाब जल्दी सुनना चाह रहे हैं, जवाब दे दूं मैं। सबसे पहले आपने इतनी सारी चीजें आप गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहूंगी। WTO की मीटिंग थी, उसमें आनंद शर्मा गए थे और वहां पर उन्होंने ये लिखकर देकर आए थे कि फूड सब्सिडी जो है, जो मना कर रहा था WTO, उसको होल्ड करके आए थे। यानी कि जो MSP पे आज बात कर रहे हैं वो बात खत्म कर आ गए थे। लेकिन आनंद शर्मा तो इन बातों से इनकार किए, जो सवाल कांग्रेस भी इस बातों से इनकार की है। एमएसपी आप नहीं दोगे, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप हल्फनामा दे चुके हो सुप्रीम कोर्ट में। उसका जवाब दो। इतिहास पढ़ाना। वंदना जी बस एक सवाल का जवाब देखो वंदना बहन, ठीक आपको है, फायदा इतनी ये भी बातों है, को हटा दीजिए। आपको फायदा 2012 में आप लोगों ने MSP की बात की थी, किसानों को MSP देने की बात की थी ना, तो अब क्या दिक्कत है जब सत्ता में है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, समझ आता है प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है, वो भी समझ आ रहा है। आपको आने वाले समय में दिख रहा है कि किसान खुद होगा, मोदी सरकार कैसे आएगी वो तकलीफ है, समझ आ रहा है सभी को। बस सिर्फ सरकार की सोचो, देश की मत सोचना। सरकार बनाते रहो, खिलाते रहो, खरीदते रहो, बेचते रहो। देश बेच दो सारा का सारा, किसान को भी बेच दो, किसान में दो बेच दो किसान को, मैं कह तो रहा हूँ। ठीक है कौशिक जी आप लोग किसानों और के साथ वंदना नहीं जी हैं। प्लीज, कौशिक जी, वंदना जी प्लीज, सतीश जी जरा किसान की भी बात सुन लीजिए, यहाँ बैठे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं और किसानों को क्या मिल रहा है, जरा उनकी भी बात तो सुन लीजिए। बोलिए सतीश जी। ठीक है, वंदना जी प्लीज। वंदना जी आप सवालों का जवाब तो देती नहीं है जो पूछा जाता है। ठीक है, आपका वंदना जी टीवी डिबेट में बैठे हो, वंदना जी आपके सारे कामों पर अच्छे से सुन लिया आपने, कोई जवाब नहीं है इन बातों का। ये ठीक है, आपके सारे कामों पर सुन लिया, लेकिन बातों का जवाब नहीं है ये। सतीश जी ये किसी बात का जवाब नहीं है। यहाँ ये डिबेट जो हो रही है सारे कामों एक एक करके प्लीज, खालिद जी और वंदना जी। कभी श्रोमणी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वदेशी का आंदोलन का नारा देकर ये पार्टी खड़ी करी थी, और आज अटल बिहारी जी की आत्मा देख रही होगी किस तरह स्वदेशी को बेचने का काम ये पार्टी सरकार कर रही है। खालिद जी, वंदना जी प्लीज। जहाँ पे 300 किसान शहीद हो चुके, आपके चेहरे पर जरा सी भी गंभीरता नहीं आती है। खालिद जी, वंदना जी प्लीज प्लीज, वंदना जी जरा किसान नेता को भी बोलने दीजिए, किसान नेता को भी बोलने दीजिए। आप लोग नहीं चाहते दोनों पार्टी के लोग कि मुद्दे पे बात हो, आप लोग नहीं चाहते कि किसानों पर बात हो, नहीं चाहते कि कृषि कानून पर बात हो, और आपने में लड़ जाते हैं और टाइम किल करते हैं। सतीश जी भड़काना चाहते हैं और वो दोनों ही डिबेट को भड़काना चाहते हैं। सतीश जी प्लीज आप दोनों प्लीज, आप लोग की बारी हो गई है, जरा किसान की भी बात तो सुन ले कि क्या आप लोगों ने किया है क्या नहीं किया है। मुस्कुरा रही है, ये किसानों की डिबेट है, ये कोई शादी का मामला नहीं है। 300 किसान जान दे चुके आपकी, ये आपकी मुस्कुराहट बताती है आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है। आज गलत बात है। आज देश में आदत का मजाक नहीं उड़ा सकते। आज देश में किस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है। ठीक, उनकी आदत का मजाक उड़ा नहीं सकते। वो आपसे सुनिए, इस देश का किसान आपसे भीख नहीं मांगेगा, वो अपना हक लेकर रहेगा। आप अपना बहम निकाल दीजिए प्लीज। अब आप दोनों शांत हो जाएं, जरा दूसरे को भी मौका दें, वक्त कम है। खालिद जी और वंदना जी, देने वाली है। खालिद जी, वंदना जी प्लीज, और भी जो मेहमान है ना वो भी अपनी बात रखेंगे, प्लीज उनको मौका दें। जमीन पे जाके गिरेंगे आप लोग। खालिद जी, वंदना जी, जमीन पे गिरेगी और रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। दोनों आदमी मंच मिल गया, भाषण देते रहिए। किसानों पर नहीं बात करना आप लोगों को, किसान की बात नहीं सुननी है, क्योंकि किसान की बात जब सुनेंगे या आप सुनेंगे तो जवाब देना होगा, इसलिए आप लोग मुद्दे को भटका रहे हैं एक तरह से। सतीश जी बोलिए प्लीज, प्लीज शांत हो जाइए प्लीज, आप लोग एकदम बिल्कुल सुनने आज जो कर रही है प्री प्लान बोलने दीजिए। आज केंद्र में भी बैठी सरकार और राज्य में भी बैठी, वक्ताओं से मेरा बिना जिस तरह का आज किसानों का अपमान करने का काम किया जा रहा है,
और किस तरह ये सरकार स्वदेशी का नारा देके सत्ता जीतने से पहले तो ये हर वादा पूरा करने का बात बोल रही थी, लेकिन सत्ता में आते ही कैसे सुर बदल गए। किस तरह ये वॉलमार्ट का विरोध करते थे, किस तरह छोटे दुकानदार का वो बोल रहे थे कि अगर जो जीएसटी लागू होगी तो छोटा दुकानदार मर जाएगा। लेकिन आज मैं अपनी छोटी बहन से पूछना चाहता हूं, सबसे पहले आपने जीएसटी लागू करने का काम किया। किस तरह आप के माननीय प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्री काल में बोल रहे थे अगर भाई एमएसपी का कानून बनना चाहिए, आज वह किस तरह अपनी जबान से फेरने का काम कर रही है। किस तरह आप बोल रही हैं अगर भाई फलाना झूठ बोल रहा है, धकड़ा झूठ बोल रहा है। आपको हम किसान मुंह दिखाने के लिए नहीं लाए थे, जिस तरह आपने किसानों के मुंह पे थप्पड़ मारने का काम किया। आप हमेशा बोलती है कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, लेकिन आपको इसलिए बदला था उस पार्टी को। आप हमारे लिए हक में काम करेंगी। डैनवाल जी, वंदना जी प्लीज, वंदना जी आपके पास आएंगे, सबका जवाब दीजिएगा। आपको मैं बार बार यही चीज कह रहा था कि आप जनता के बीच में जाके अगर अपने भाषण दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यही बात खालिद चहलकाजी के लिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का असली चेहरा जनता हर बार टीवी डिबेट में देखती है। जब भी किसानों की कोई बात आती है तो आप दोनों उसको मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं। मैं आपको आज भी यही बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी यही चाह रही है कि किसी न किसी प्रकार से ये आज जो पश्चिम बंगाल में जो वहां पर जो पश्चिम बंगाल में जब वहां पर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, वहां पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे और आज वही भ्रष्टाचारियों को ले जाकर अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। इनके पास अपना वहां पे कोई वजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद यही हाल हरियाणा का था कि कांग्रेस के उन्हीं नेताओं पर ये आरोप लगाते थे, भ्रष्टाचार के लगाते थे और उन्हीं को वॉशिंग मशीन में इन्होंने धोके और पवित्र साफ कर दिया। गंगा से पवित्र आज भी बीजेपी बनी हुई है। तो मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं कि ये इनका मकसद केवल एक है कि किसी न किसी तरह से सत्ता को लास्ट कमेंट के तौर पे कुछ भी लेना देना नहीं। सतीश जी लास्ट कमेंट के तौर पे मैं आऊंगा, वंदना जी सबका लास्ट में आपसे कमेंट का जवाब लूंगा। सतीश जी, आप लोग कल शहीदी दिवस मनाने जा रहे हैं, उसके बाद से आप लोग भारत बंद का भी प्रोग्राम कर रहे हैं 26 को, उसके बाद से होली से ठीक पहले 28 मार्च को आप लोग होलिका दहन के नाम पर जो तीनों कानून है उसकी प्रतियां भी जलाने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इन सब चीजों से कोई प्रभाव पड़ेगा क्या सरकार पे? अगर पड़ना होता तो 117 दिन का इंतजार नहीं करना होता। देखो 23 तारीख को हम शहीद दिवस मना रहे हैं और 26 तारीख को भारत बंद कर रहे हैं और 28 तारीख को होलिका में इस जो सरकार ने 3 निकम्मे कानून लेके आई है, क्योंकि मैं भी इस बात से बोर हो चुका हूं कि उसका दहन करेंगे और फिर आगे की हमारी फिर 29 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग, उसमें बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा और किस तरह के आज यहाँ बैठे बैठे अब काम नहीं चलने वाला, क्योंकि सरकार ने 26 जनवरी को किस तरह आंदोलन को खत्म करने का काम किया था। इसमें डैनवाल जी 10 सेकंड में देखिए अंतिम मैं आज भी यही चीज कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार किसानों के बातचीत करके एक बार उनका समाधान करना चाहिए, वरना यह आंदोलन इतना उग्र हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुद घर से बाहर जो आज भी नहीं घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। आगे भी इनकी हालात खालिद जी लास्ट कमेंट। खालिद जी लास्ट कमेंट। भाजपा के लोगों से हमारी अपील है, सरकार से हमारी अपील है कि जो उनके कुछ नेता कह रहे हैं वो पूरी भाजपा एक स्वर में बोले और किसानों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाए, किसान परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाए। सरकार में होने का मतलब ये नहीं होता जो जनता ने सरकार चुनी है अब उनके खिलाफ कोई फैसला करने जा रहे हैं और जनता नहीं चाहती, मतलब किसान उसको नहीं चाहता, तो उस पर विचार करना चाहिए। ये हमारी अपील है। हम इसमें बहुत सारी बहस करते रहे, इससे कुछ नहीं है। 300 जो किसान शहीद हुए उनके परिवारों के प्रति भाजपा को सहानुभूति होनी चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो कहा, देवेंद्र बबली ने जो कहा और आज कटारिया ने ठीक है खालिद जी प्लीज उन शब्दों को पूरी मेरी ये 4 लाइनें बयान कर देंगी सब कुछ। बीजेपी जो है वो किसी की सुनती नहीं है और बिल्कुल स्पष्ट है कि मुखालफत जो भी करे उनकी जुबान तक पे पहरे हैं। जरा कुरेद के तो देखो इनके जख्म कितने गहरे हैं। और जब भी दिल्ली दरबार में बोलो ऊंचा बोलो, क्योंकि वहां सब गूंगे बहरे हैं। ठीक है वंदना जी जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिए। जी खालिद जी, बहुत सारे नाम यहाँ पर गिनवाए गए। मैं कहना चाहूंगी कि मेरा नाम भी उसमें गिनिए, सभी बीजेपी के नेताओं का नाम उसमें गिनिए। सभी जो है किसान भाइयों के साथ हैं और किसान भाइयों के हित में ये कानून लाए गए हैं। लेकिन इतनी लंबी चौड़ी बहस में और इतने महीनों की बहस में आज तक ये नहीं बता पाए कि इन कानूनों में गलत क्या है।
आशंका बार संशोधन के लिए क्यों बुला रहे हैं उनको आप? लेकिन किसान भी पूछ रहे हैं कि इसमें सही क्या है। खैर, आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो किसानों का आंदोलन है वो जारी है। किसान यही चाहते हैं कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होगा वो वापस नहीं जाएंगे। ऐसे में सवाल यह है कि समाधान कब निकलेगा। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अब देखते रहिए हरियाणा न्यूज।